नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अभिप्रेरणा की विधियों का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने कुछ अभिप्रेरणा की विधियां टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में जाना, जिसमें सबसे पहले पुरस्कार और दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। वहीं दूसरी विधि जानी थी हमने प्रशंसा एवं निंदा, प्राइस एंड ब्लेम। और तीसरे नंबर पर हमने जाना था सफलता व असफलता, सक्सेस वर्सेस फेलियर। अगली हमने अभिप्रेरणा की विधि के बारे में जाना प्रतियोगिता एवं सहयोग, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। और उसके बाद अगली विधि आती है प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। प्रगति का ज्ञान होने से व्यक्ति को आगे बढ़ने में निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहता है। उसे आत्मविश्वास हो जाता है कि निर्धारित समय सीमा में उसे कितना कार्य समाप्त कर लिया है और कितना कार्य करना विशेष है। प्रगति का लेखा जोखा आँखों के सामने रहने से व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने कार्य में लगा रहता है। थॉर्नडाइक व जड़ ने अपना एक प्रयोग बॉडी बिल्डर्स पर किया। उन्होंने इन्हें दो वर्गों में विभक्त किया। एक वर्ग को सामान्य तरीके से अभ्यास कराया गया और दूसरे वर्ग को एक ऐसी मशीन के सामने खड़ा करके अभ्यास कराया गया जिसमें शीशा लगा था। शीशे में बॉडी बिल्डर अपने शरीर की प्रगति साफ देख सकता था। निष्कर्ष रूप में दूसरे वर्ग की प्रगति पहले वर्ग की तुलना में 20 से 40% तक अधिक देखी गई। एक ऐसा ही प्रयोग व्रीन ने किया। उन्होंने कक्षा 8 के छात्रों को स्पीडी प्रोनाउंसिएशन का अभ्यास और उनके सामने एक चार्ट रखकर 28 दिनों तक कराया। देखने में आया कि इससे छात्रों के ज्ञान में 20% तक की वृद्धि हुई। अतः किसी विषय में छात्रों को किस सीमा तक प्रेरित किया जा सकता है, इसके लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को उनके द्वारा की गई प्रगति का ज्ञान करा दिया जाए। इससे छात्र क्रियाशील बनते हैं और उन्हें पुनर्वलन, रेनफोर्समेंट और पृष्ठपोषण फीडबैक भी मिलता है, जो उन्हें लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। इसी के अनुरूप आजकल विद्यालयों में छात्रों की प्रगति प्रोग्रेस चार्ट्स बनाए जाने लगे हैं। इससे छात्र व अभिभावक दोनों सजग रहते हैं। स्किनर ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की इस कमी की ओर ध्यान दिलाया कि स्कूलों में शिक्षक द्वारा छात्रों के अपेक्षित व्यवहारों का पुनर्वलन नहीं किया जाता। इसीलिए उन्होंने शिक्षण मशीन, टीचिंग मशीन्स का आविष्कार किया, जिसमें सही अनुक्रिया का तुरंत पुनर्वलन किया जाता है और छात्र को भी यह पता चल जाता है कि उसने सही उत्तर दिया है अथवा गलत। अभिक्रमिक अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसी दिशा में एक सराहनीय कदम है। अगली विधि आती है आकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एस्पायरेशन। यह प्रविधि एक प्रकार से सफलता व असफलता प्रविधि पर आधारित है। बार बार सफलता मिलने पर व्यक्ति का आकांक्षा स्तर ऊंचा होता चला जाता है और बार बार असफलता मिलने पर व्यक्ति का आकांक्षा स्तर गिरता चला जाता है। व्यक्ति में आकांक्षाएं एक जैसी नहीं होती। कोई सुख शांति में रहना चाहता है तो कोई विशाल संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। कोई दोनों वक्त पेट भरकर खाना और तन ढकने को कपड़ा चाहता है तो कोई कोठी, कार, नौकर चाकर, लाखों के बैंक बैलेंस से भी संतुष्ट नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति का साथ ही कोई ना कोई जीवन लक्ष्य भी होता है। जीवन लक्ष्य एक होने पर आकांक्षा स्तर भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है।
जैसे दो छात्र का लक्ष्य शिक्षक बनना है लेकिन एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनने में संतुष्ट है, तो दूसरा विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंचने में अपनी आकांक्षा रखता है। आकांक्षा स्तर का प्रत्यय कर्ट लेविन की देन है। उन्हीं के अनुसार आकांक्षा स्तर किसी जाने पहचाने कार्य के संदर्भ में व्यक्ति की आगामी उपलब्धि भविष्य संबंधी का स्तर है जो उसे प्राप्त करने की उम्मीद रखता है। इट इज़ द लेवल ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑन ए familiar task which an individual expect to achieve। आकांक्षा स्तर का परिचय हमें डेमो ने कराया था जो लेविन की शिष्या थी। इस संबंध में हॉपी ने गंभीरता से विचार किया। उनके अनुसार व्यक्ति की सफलता असफलता की भावना कार्य पर निर्भर करती है। यदि कार्य अत्यधिक आसान होता है तो व्यक्ति सफलता की भावना का अनुभव नहीं करता। इसी प्रकार यदि कार्य अत्यधिक कठिन होता है तो व्यक्ति कार्य करने या संपन्न न करने पर असफलता का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसमें उसका अनविस्टन ईगो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे एक विद्यार्थी संस्कृत नहीं जानता है तो वह संस्कृत व्याकरण संबंधी उत्तर न देने पर असफलता की भावना अनुभव नहीं करेगा। हॉपी ने बताया कि व्यक्तियों के आकांक्षा स्तर और लक्ष्य स्थापन व्यवहार एक समान नहीं होते। कुछ व्यक्ति अपना आकांक्षा स्तर सदैव ऊंचा रखते हैं, कुछ नीचा रखते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये निर्णय नहीं ले पाते कि आकांक्षा स्तर ऊंचा रखा जाए अथवा नीचा। कुछ व्यक्ति आकांक्षा स्तर को स्थापित करने में यथार्थवादी होते हैं, वे अतीत के आधार पर इसे स्थापित करते रहते हैं। अगली विधि है नवीनता, नोवेल्टी। नवीनता का अर्थ है कि छात्र एक ही परंपरागत तरीके से पढ़ते पढ़ते ऊब जाता है, उसका ध्यान कक्षा से उचटने लगता है, और जब वह शिक्षक के पढ़ाने से संतुष्ट नहीं हो पाता तो कक्षा से अनुपस्थित रहने लगता है। यह कक्षा में बैठकर अनुशासन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने लगता है। अतः शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र की रुचि को कम न होने दे। इसीलिए वह नवीन शिक्षण विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करता है और कठिन बातों को समझाने के लिए दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों का सहारा लेता है। उत्तम श्रेणी की दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग भी पैसे के उद्देश्य से करता है, लेकिन नवीनता लाने की दृष्टि के प्रयास से उसे हास्यास्पद और बेढंगी सहायक सामग्री के प्रयोग से बचना चाहिए। अगली विधि है रुचि, इंटरेस्ट। रुचि से बढ़कर कोई चीज़ नहीं और इसके अभाव में शिक्षक के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। अतः कुछ भी पढ़ाने से पूर्व शिक्षक को छात्रों में रुचि जागृत करनी चाहिए और इसे बराबर बनाए रखना चाहिए। इसीलिए किसी ने कहा है, इंटरेस्ट इज़ द ग्रेटेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। रुचियाँ केवल यही नियंत्रण नहीं करती कि अवधान को क्या आकर्षित करता है, अपितु वे यह भी नियंत्रण करती हैं कि अवधान को क्या स्थिर किए रहता है। मंद से मंद विद्यार्थी भी क्लास में अपनी कुर्सी के सिरे पर बैठ जाता है जब क्लास में शिक्षक सिनेमा की बात करते हैं। इसी प्रकार जब विज्ञापनों में अश्लीलता होती है, वे कुछ लोगों के लिए विशेष आकर्षण का बिंदु होते हैं। भूखा व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन पर रुचि के कारण ही टूट पड़ता है, भले ही उसे भूख ना हो। इसी प्रकार प्रोफेसर, डॉक्टर या क्लर्क अपनी अपनी रुचियों की वस्तुओं की ओर ही अवधान देते हैं। जैसे दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर जिस बात में रुचि रखेगा उसमें जीवाश्म का प्रोफेसर रुचि नहीं लेगा। वास्तविक बात यह है कि जब किसी वस्तु में रुचि उत्पन्न हो जाती है तब वह हमारे अवधान के केंद्र में आ जाती है। इस संबंध में ब्रीस महोदय ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अपने कुछ प्रयोजों से स्टीरियोस्कोप में देखने के लिए कहा। उन्होंने एक वर्ग को लाल वर्ग और दूसरे को हरा कर दिया। कुछ देर बाद प्रयोजों ने बताया कि उनकी आँख को कभी लाल रंग दिखाई देता था तो कभी हरा, और इस प्रकार उन दोनों रंगों में दोलन प्रतीत होता है। दूसरी आँख के संबंध में भी यही बात थी। अब की बार ग्रीस ने एक वर्ग पर क्रॉस का चिन्ह बना दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि चिन्ह वाले वर्ग का रंग दूसरे वर्ग की अपेक्षा अधिक समय तक एक जैसा
एक जैसा दिखाई देता रहा। स्पष्ट है कि चिन्ह लग जाने के कारण वह वर्ग अवधान का केंद्र बन गया। अगला है आवश्यकताओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नीड्स। प्रत्येक छात्र की अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, दृष्टिकोण और अभिक्षमताएं होती हैं। इन्हीं के योग से छात्र का व्यक्तित्व बनता है। अतः यदि अध्यापक ये चाहता है कि छात्र शिक्षक में अपेक्षित प्रगति करे तो उसे उपरोक्त सभी के बारे में विस्तृत जानकारी रखनी होगी। विद्यार्थी को छात्र जीवन में उन्हीं विषयों को अपनाने को कहा जाएगा जिसमें उसका रुझान हो। उसे विषयों के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। माता पिता अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से विद्यार्थी पर मनचाहे विषय न ला दें। इसी बात को लेकर अब हल्लॉक ने भी कहा कि बालक की मुख्य आवश्यकताएं उसके सीखने में उद्दीपक का कार्य करती हैं। द प्राइम नीड्स ऑफ द चाइल्ड एक्ट एज इंसेंटिव्स टू हिज लर्निंग। अगला है बिंदु कक्षा का वातावरण, क्लासरूम एनवायरनमेंट। कक्षा वातावरण भी स्वयं में एक अच्छा अभिप्रेरक है। जैसा कक्षा का वातावरण होगा वैसी ही छात्रों की उपलब्धि होगी। कक्षा वातावरण छात्रों के व्यक्तित्व के किसी एक पहलू को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नए वातावरण के प्रत्यय का उदय हुआ है जिसे व्यवहार परिवेश कहते हैं। व्यवहार परिवेश का अर्थ है शिक्षक का अपने छात्रों से व्यवहार। यदि शिक्षक अपने छात्रों से अच्छा व्यवहार करता है तो कक्षा वातावरण प्रेरणादायक व आनंददायक महसूस होता है, और यदि अध्यापक कठोर और निरंकुश मानवीय व्यवहार अपने छात्रों से करता है तो कक्षा का वातावरण दुखदायी और बोझिल महसूस होता है। इस संबंध में फ्रेंडसन ने भी कहा कि एक उत्तम अध्यापक प्रभावी अभिप्रेरणा हेतु शिक्षण सामग्री संयुक्त, सार्थक और सतत रूप से परिवर्तनशील कक्षा वातावरण पर निर्भर करता है। ए ग्रेट टीचर डिपेंड्स फॉर इफेक्टिव मोटिवेशन ऑन ए रिच, मीनिंगफुल एंड कंटिन्यूली चेंजिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो ये था अभिप्रेरणा की विधियाँ। धन्यवाद।